मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। और अब आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात, जहां प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पूरी करता हुआ इसे अभिनंदन भूपेंद्र भाई ने, अपनी सरकार ने अभिनंदन। भाइयों बहनों, आमा भारतीय जनता पार्टीના કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં છે। જનતા જનાર્દન પણ આશીર્વાદ માટે આવી છે, પણ જ્યારે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અહીંયા છે ત્યારે અને ભાજપના સમર્થકો અહીંયા છે ત્યારે મારે તમને જરા ચેતવવાની મારી જવાબદારી છે। હું દિલ્હી બેઠો ને મને વધારે દૂર દૂર દેખાય। તમે સ્ટેડિયમમાં બેસીને ક્રિકેટ જોતા હો ને તો દડો ક્યાં જાય છે જરા આંખો આમ દોડાવી પડે, પણ તમે ટીવી પર હોય ને તો આમ ખબર પડે કે આ દડો આમ ગયો। દૂર બેઠા હોય ને તો બરાબર ખબર પડે। એમ મને દૂર બેઠા બેઠા બરાબર સમજણ પડે છે, અને દિલ્હીમાંથી કેવા ખેલ ચાલે છે ગુજરાત માટે એની મને ખબર પડે છે। ભાઈઓ બહેનો, જે લોકોને ગુજરાતે નકારી દીધા અને ભૂતકાળની ચૂંટણીઓ તમે જોઈ હશે, એ લોકો ગુજરાતના હિતોની વિરુદ્ધમાં એડી ચોટીનું જોર લગાવતા રહ્યા છે। 20 વર્ષ મને પણ હેરાન કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું, ગુજરાતને બદનામ કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું। કોર્ટ કચેરીઓનો પણ જઈને રોજ ગુજરાતને બદનામ કરવાના ખેલ ખલાતા હતા। પરંતુ ભાઈઓ બહેનો, સોનાની જેમ તપીને ગુજરાત સ્વર્ણની જેમ બહાર નીકળ્યું છે। ભાઈઓ, આ ગુજરાતની जनताએ ધીરજપૂર્વક। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र भूज स्थानिक कांग्रेस सम्मेलन में वीडियो संदेश दिया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा तकनीक और टैलेंट पर आधारित है। उन्होंने कहा कि तकनीक के कारण कोरोना के दौरान काफी मदद मिली। उन्होंने कहा, हम सम्मेलन का आयोजन करके काफी प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अंत्योदय के विजन पर कार्य कर रहे हैं। The people of India are happy to host you on this historic occasion as we build our future together. It is wonderful that this conference is happening in Hyderabad. The city is known for its culture and cuisine, its hospitality and high-tech vision. Friends, the theme of this conference is Geo-enabling the global village. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। श्री महाकाल लोक में भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगी। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है। देवों के देव हो तुम, त्रिदेव में जो महादेव कहलाए, ओम नमः शिवाय। उज्जैन नगरी जो कालों के काल महाकाल की नगरी है, जहां अक्षांश रेखा कर्क गुजरती है। यही है शिव का अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक संसार। 4 साल के अथक प्रयास के बाद अब महाकाल लोक की दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता से श्रद्धालु परिचित हो पाएंगे। इस लोक को लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। परियोजना के तहत मंदिर परिसर का करीब 7 गुना विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पहले चरण का लोकार्पण करेंगे, जिससे तीर्थ यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। महाकाल लोक में महाकाल पथ पर 108 स्तंभ यानी खंभे लगे हैं, जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाते हैं। पहले जब महाकाल के दर्शन को जब आप आते थे तो लोगों को तंग गलियों से होकर के गुजरना पड़ता था, लेकिन आज ये विशाल नंदी द्वार दर्शनार्थियों के स्वागत में अपनी बाहें पसारे खड़ा है, जहां एक साथ 20,000 लोग इस मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं।
1 लाख से ज्यादा लोग हर घंटे महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। महाकाल पथ के किनारे भगवान शिव के जीवन को दर्शाने वाली कई धार्मिक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 2.5 एकड़ में फैला प्लाजा क्षेत्र कमल के तालाब से घिरा हुआ है और इसमें फव्वारे के साथ शिव की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस नवनिर्मित महाकाल लोक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस कैमरों की मदद से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा इस पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी की जाएगी, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। महाकाल लोक के पूरा होने से तीर्थयात्रियों की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उनका संवर्धन संरक्षण कर रहे हैं और उनके प्रयासों से इन नगरों में जो धार्मिक पर्यटन है लगातार बढ़ा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो यहाँ के व्यवसायियों को मिल रहा है, यहाँ के बिजनेस को मिल रहा है और इसके जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सर, उज्जैन के लोग महाकाल मंदिर से ही पलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस है, छोटे से लेकर बड़े तक सब मंदिर के माध्यम से ही जिनके घर चलते हैं, तो बिजनेस में भी फायदा होगा क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा आएंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही से। जो काशी विश्वनाथ में जो भीड़ बढ़ी है उससे 4 गुना बड़ा लोग बना है महाकाल लोग यहाँ पे, तो लोगों को फायदा मिलेगा। देखने की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हुई है। उज्जैन के माध्यम से पूरे देश में और पूरे विश्व में जो इसकी छवि एक बनेगी, उससे पर्यटन काफी बढ़ेगा और पर्यटन के बढ़ने से व्यापार में काफी वृद्धि होगी और यहाँ का जो जनसाधारण है वो रोजगार से जुड़ेगा। देवों के देव ओ महादेव, तेरा नाम सदा लिया जाएगा तुझसे। देश में 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, जिनमें से उज्जैन स्थित महाकाल भी एक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले केदारनाथ धाम की पौराणिकता के साथ भव्यता को पुनर्विकसित किया गया। उसके बाद वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम के दिव्य स्वरूप को भी प्रधानमंत्री ने ही राष्ट्र को समर्पित किया था और अब महाकाल लोक को भी प्रधानमंत्री मोदी ही श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। एक ओर जहां प्रधानमंत्री का जोर नए भारत के निर्माण के लिए आधुनिकता और तकनीक पर रहता है, तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की समृद्धि पर भी उनका जोर रहता है। उज्जैन से सुधाकर दास, अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गिरिडीह जिले से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री ने राज्य में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए अधिकारी ग्रामीणों की समस्याएं दूर करेंगे। ग्रामीण जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं और जो अब तक 20 वर्षों में नहीं हुआ, जहां झारखंड रुकी सी रह गई थी, अब झारखंड चलने लगा है। गांव-गांव में पदाधिकारी जा रहे हैं और इस बार का प्रोग्राम ही के नाम से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितना भव्य है, कितने इसके बड़े पैमाने पर इसका लाभ लोगों को मिलना है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद
फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1957 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2654 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 27,374 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में भी इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि 2 मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 8 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,05,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में अगले वर्ष होने वाले नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता रहेगा। नगर विकास विभाग के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 19 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। इसमें मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग को खुले श्रेणी अर्थात अनारक्षित मानते हुए आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम सिंहभूम जिले के खूंटपानी स्थित संजय नदी में डूबे हॉर्टिकल्चर कॉलेज के दोनों छात्रों का शव कल देर शाम बरामद कर लिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद नदी से शवों को निकाला। मृतक छात्रों के परिजन कॉलेज प्रबंधन पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने बताया मना करने के बावजूद कुछ छात्र पिछले दरवाजे से निकलकर नदी की ओर चले गए थे। गार्ड हैं जो लोकल यहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने भी मना किया था कि नदी की तरफ नहीं जाना है, यहाँ बहुत काई जमा हुआ है जिस पर पैर फिसलता है, और अगर आप लोगों को कहीं घूमना होगा तो हमको बताइएगा, हम आपको लेके चलेंगे। और बच्चे जो हैं करीब 9:30 बजे हमारे जो यहाँ के डीन लोग हैं जो ऑफिसर हैं उनके साथ नाश्ता किए हैं, लेकिन कब ये निकल गए ये पता नहीं चला। और जहाँ से निकले हैं वहाँ से आदमी को रेंग के निकलना पड़ता है, मुश्किल से 1.5 फीट का गैप है बाउंड्री वाल के पास, उससे ही निकल के गए। और मुझे लगता है कि यहाँ से लेके वहाँ की डिस्टेंस जो है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। अब ये गए हैं एंजॉय करने, लेकिन ये घटना लापरवाही ये किया कि जैसे एक नया लड़कन आया तो उसको कॉलेज के कैंपस से बाहर मैंने छोड़ा कैसे, ये लापरवाही है ना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर साहिबगंज जिले में आगामी 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक विशेष मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप तिग्गा ने बताया कि जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों साहिबगंज, बोरियो और बरहेट में 8 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें से 63% मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ दिया गया है। वोटर्स को जो राजमहल में है 2,24,799, बोरियो में हुआ है 1,52,177 और बरहेट में 1,26,913, टोटल इतना का हुआ है।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज इटावा जिले में उनके पैतृक गांव सफई में दोपहर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज बड़ी संख्या में लोग उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर उनकी जन्मभूमि इटावा जिले के सैफई में उनके पैतृक घर में रखा गया है, जहां पर नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य गणमान्य लोग सैफई पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। नई दिल्ली में आयोजित थल सेना कैंप में भाग लेने और पदक जीतने वाली दुमका की महिला एनसीसी कैडेट्स को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सम्मानित किया। उपायुक्त ने पदक विजेता और प्रतिभागी एनसीसी कैडेट्स को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। गौरतलब है कि नई दिल्ली में आयोजित थल सेना कैंप में झारखंड गर्ल्स बटालियन की 7 गर्ल्स कैडेट्स ने हिस्सा लिया था। इनमें से 4 गर्ल्स कैडेट्स ने 2 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल आज से शुरू हो रहा है। भारत इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हें 4 ग्रुपों में रखा गया है। आज शाम भुवनेश्वर में ग्रुप ए के पहले मैच में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम तैयार है इतिहास का गवाह बनने के लिए। अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत के 3 शहरों में होने जा रहा है। कलिंगा स्टेडियम में मंगलवार को होने वाले उद्घाटन समारोह के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत हो जाएगी। ये पहला मौका है जब भारत में महिला वर्ग में फीफा की किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हर 2 साल में खेला जाता है। ये प्रतियोगिता 2020 में भारत में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में अब 4 साल के अंतराल के बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 टीमों के 4 समूहों में बांटा गया है। प्रतियोगिता में कुल 32 मैच भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 20 अक्टूबर को नवी मुंबई के जीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारत को ग्रुप ए में अमेरिका, मोरक्को और ब्राजील के साथ रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में जर्मनी, नाइजीरिया, चिली और न्यूजीलैंड है। ग्रुप सी में स्पेन, कोलंबिया, मैक्सिको और चीन को रखा गया है। वहीं ग्रुप डी में जापान, कनाडा, फ्रांस और तंजानिया को जगह मिली है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पहले ही दिन अमेरिका के खिलाफ मुकाबले के साथ करेगी। टीम इंडिया को भले ही इतनी बड़ी प्रतियोगिता में खेलने का अनुभव नहीं हो, लेकिन घरेलू मैदान पर वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। मेजबान टीम के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है और आयु वर्ग की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए वे तैयार हैं। टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया ने इटली, नॉर्वे और स्पेन दौरे में अच्छी तैयारी की है। भारत का सबसे मजबूत पक्ष डिफेंस माना जा रहा है। टीम की प्रमुख डिफेंडर अष्टम उरांव को कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम ने कुछ समय पहले सेफ अंडर 18 चैंपियनशिप में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता था। इस प्रतियोगिता में 5 गोल के साथ गोल्डन बूट का पुरस्कार जीतने वाली मणिपुर की लिंटा कामसर्टो पर आक्रमण की जिम्मेदारी होगी। भारत अपने ग्रुप मुकाबलों में मोरक्को और ब्राजील के खिलाफ 14 और 17 अक्टूबर को खेलेगा। भारत के सभी मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। लखनऊ में पहले एक दिवसीय मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था।
गुजरात में खेले जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज का दबदबा कायम है। महिला और पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। महिला वर्ग में टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन भी अपना मुकाबला खेलेंगी। लवलीना के अलावा जमुना बोरो, अंकुशिता बोरो प्रमुख नाम रहेंगे। वहीं पुरुष वर्ग में हुसामुद्दीन मोहम्मद और शिवा थापा सेमीफाइनल मैच खेलने उतरेंगे। वहीं आज मलखंब और योगा के भी फाइनल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल ये दोनों खेल आज समाप्त हो जाएंगे। गुजरात में खेले जा रहे राष्ट्रीय खेलों में महिला हॉकी के कांस्य पदक मुकाबले में मध्य प्रदेश ने झारखंड को 5-2 से पराजित कर दिया। इस हार के साथ ही हॉकी में झारखंड के पदक जीतने की उम्मीद पर पानी फिर गया। पिछले 11 वर्षों में ये पहला मौका है जब झारखंड की महिला हॉकी टीम राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक नहीं जीत पाई है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में सर्वाधिक 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सैर कराते हैं मैसूर पैलेस का। भारत के कर्नाटक राज्य के दक्षिणी भाग का एक शहर जिसकी इमारतें भारत की अद्भुत और प्राचीन शिल्प कौशल का परिचय देती है। वहीं इस शहर में स्थित मैसूर पैलेस भारत की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, जो अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैसूर पैलेस शहर की सबसे शानदार इमारत है। वहीं इस महल को अंबा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर पैलेस को कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने 1897 ईस्वी में बनवाया था। वाडियार राजाओं के शासन काल के दौरान की लगभग सभी चीजें इस महल में मौजूद है। हालांकि ये शाहीपन केवल महल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महल के दीवारों के बाहर भी बहुत कुछ दर्शाता है। ऐतिहासिक मैसूर पैलेस में 12 मंदिर भी हैं, जिनमें अलग अलग वास्तुशिल्पीय बनावट देखने को मिलती है। मैसूर पैलेस में पूर्वी रोमन और द्रविड़ स्थापत्य कला का संगम देखने को मिलता है। इस आकर्षक पैलेस को स्लेटी रंग के सुंदर पत्थरों से बनवाया गया है। वहीं गुलाबी रंग के पत्थर से बने गुंबद इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। मैसूर पैलेस को प्रमुख त्योहारों एवं खास मौके पर विशेष तरीके से सजाया जाता है और त्योहारों के समय जब इस महल में लगे 97,000 बल्ब एक साथ जलते हैं, तब ये महल अपनी भव्यता से सबको आकर्षित कर लेता है। इस भव्य नजारे को देखने लाखों सैलानियों का तांता लगा रहता है। भारत के सबसे शानदार महलों में से एक मैसूर पैलेस अपने भव्यता, सुंदर बाग बगीचों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से देश के लाखों परिवारों को पक्का छत नसीब हुआ है। अपना सुंदर आशियाना हो जाने से उनकी कई दूसरी मुश्किलें भी दूर हो गई हैं। साल की पुरजोर बारिश में भी राज्य की सरिता देवी के परिवार का दिन सुकून से बीता। शायद उनके जीवन की यह पहली बारिश थी जो उनके मन को सुहा रहा था। पिछले साल तक बारिश का यह मौसम उनके परिवार के लिए मुसीबतें लेकर आता था। सरिता का अपने सुंदर घर का सपना पूरा हो गया है। अब बन गया तभी यहाँ रहते हैं, अच्छा से रहते हैं। अब यहाँ परेशानी नहीं है। सरिता के बड़े बेटे दीपक कहते हैं कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी वर्षों पुरानी हसरत पूरी कर दी है और उन्हें कई छोटी बड़ी मुश्किलों से छुटकारा मिल गया है। ही घर मिला तो इसको अपने कुछ स्तर से इसको अच्छा से बनाए और अभी अच्छा से रह रहे हैं। सरिता की तरह ही अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके ख्वाब को इस योजना ने पूरे किए हैं। अब वही लोग इस योजना के लिए केंद्र सरकार को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं।
रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। पहले चुका चुकते थे लेकिन तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक ही रूम है नीचे ऊपर, लेकिन अच्छा से रहा है। वाला जुड़ाया था, अल्बेस्टर वाला घर था। पहले पानी चूता था, बहुत टूट जाता था, तो बहुत पानी परेशानी चलते हम लोग। ये प्रधानमंत्री योजना के लिए हम लोग फार्म भरे, तो चलो कुछ लाभ मिलेगा, तो कुछ पैसा मिला। हर गरीब का अपना पक्के घर का सपना होता है। इस सपने को अपना बनाकर केंद्र सरकार के समयबद्ध प्रयास का फलाफल भी दिख रहा है। कल तक गांव में जितने कच्चे घर हुआ करते थे, आज उससे कहीं ज्यादा पीएम आवास वाले पक्के मकान दिखने लगे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सिने जगत के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। 7 हिंदुस्तानी से शुरू हुआ फिल्मों का सफर ब्रह्मास्त्र और गुड बाय तक जारी है, और वो जिंदगी के 8वें दशक में अमिताभ किसी यंग एज स्टार की तरह एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को 80वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमिताभ बच्चन जी को 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वो भारत की सबसे मशहूर फिल्मी हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने पीढ़ियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध और मनोरंजन किया है। वो लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। उनके जन्मदिन के मौके पर सुनते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ हसीन नगमे। मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU-DTK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक कांग्रेस सम्मेलन में दिया संदेश, कहा भारत की विकास यात्रा तकनीक और टैलेंट पर आधारित। बिना OBC आरक्षण राज्य में होगा निकाय चुनाव, राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। पश्चिमी सिंहभूम के खूटपानी में हॉर्टिकल्चर के डूबे दोनों छात्रों का शव बरामद। NDRF की टीम को कई घंटों करना पड़ा मशक्कत। और अंडर 17 फीफा विश्व कप आज से ओडिशा में ग्रुप A में भारत का पहला मुकाबला अमेरिका से। झारखंड की 6 बालिकाएं टीम में हैं शामिल।